हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद। नमस्ते सभी को। राम राम। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 76 का ऑप्शन आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब आ गया है यहाँ पर आपका ये नंबर। यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपका स्वर और दूसरा होता है क्या? व्यंजन होते हैं। तो दो ही आपकी मिलेंगी। एक स्वतंत्र आपका होता है और एक स्वतंत्र आपका नहीं होता। स्वर और आपका व्यंजन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड आप बोलेंगे तो गर्माहट तो पैदा ही करेगा, लेकिन कुछ आपके वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें घर्षण होता है और घर्षण के साथ ऐसा लगता है कि उसमें इनमें से ज़्यादा है। जवाब यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हा हो जाएगा। और याद रखिए इनमें से जो चार आपके होते हैं सा सा सा, मतलब ये सा होता है, एक ये सा होता है, एक ये सा होता है और आपके हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन आपके कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह आपका युक्त है? राम अयोध्या के राजा थे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से जो चिन्ह है वो आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर इस चिन्ह की बात किया गया है क्योंकि और कोई आपका चिन्ह दिया नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी, पूर्ण विराम का जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? उज्ज्वलन। चलिए यहाँ पर बताइए 79 में उज्ज्वलन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? उज्ज्वलन। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ए ही आपका इसमें जवाब आपका राइट बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है। चलिए कौन सा शब्द यहाँ पर सही है? 80 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर काफ़ी विद्वान साथी जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमने कल भी क्लास में या पिछली क्लास में हमको बताया भी था स्वतंत्र इस प्रकार से आप राइट लिख सकते हैं। जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। 80 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शुद्ध शब्द रूप आपको बताना है। दुर्निवार किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए दुर्निवार की अगर हम बात करते हैं, दुर्निवार की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी की ओर। चलिए डी की ओर आ रहा है तो बिल्कुल जवाब सही है। दुर्निवार इस प्रकार से राइट लिखा जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो यहाँ पर दिया है मना, और मना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? क्या हो जाएगी? भाववाचक। भाव को बढ़ाता देखा जाए तो मना का होता है मनाही। क्या हो जाएगा? मनाही। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। जबकि मनसा, मानस और मन तीनों ही क्या है यहाँ पर असंगत आपके हैं। ठीक है। अगला है गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? चलिए शेयर भी कर दिया करें, जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं तो कभी कभी शेयर कर दिया करें। ठीक है। शेयर की संख्या बढ़ाते रहें। चलिए यहाँ पर देखो गाय कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका गाय एक होती है, बहुत होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बहुत होती हैं, अर्थात यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हो जाएंगे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 84 नंबर में। 84 का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है। चलिए हम ही लॉक कर देते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। 6 आपके होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से कितने हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। यहाँ पर याद रखिए अगर आपसे बोले कि खाली स्थान क्या भरा जाएगा, तो देखते ही आप लोग जवाब दे सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पच्चीसी पूछा गया है 86 नंबर में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बैताल पच्चीसी, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं पच्चीसी एक समुदाय को दर्शा रहा है। किसको? समुदाय को दर्शा रहा है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या बन सकता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा समुदायवाचक। क्या बन जाएगा? समुदायवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद आपको बताना है। यहाँ पर रेखांकित कहाँ पर किया गया है? सुंदर पर किया गया है। और सुंदर जो आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? ये है आपका विधेय विशेषण। क्या है आपका? विधेय विशेषण। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने आपके होते हैं? हमने आपको बताया भी है। यहाँ पर जो हमने आपको चैप्टर वाइज बताया था, टेस्ट कराया था, वहाँ भी बताया है ना। तो याद रखिए रचना की दृष्टि से बहुत अच्छे जवाब यहाँ पर आ गए हैं। दो। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। दो कौन कौन से होते हैं? एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है और एक होती है आपकी कौन सी? अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्या लोहा सोना चांदी को बोलते हैं क्या?
याद रखिए आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर धातु की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को यहाँ पर धातु कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 नंबर में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अव्यय क्या है? अव्यय यहाँ पर दिया गया है अव्यय और ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अव्यय। जैसे आह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ, किंतु, जब तक, अतः, ये होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये क्या है आपका? अव्यय हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन दिया है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। अगर क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया है, क्रिया विशेषण बताइए इनमें से कौन है? देखो माँ सुबह नाश्ता बनाती है तो यहाँ पर एक समय को भी बताया गया है, ठीक है, समय को भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। आपका जवाब राइट हो जाएगा। ऑप्शन बने कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समय का बोध हो रहा है। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी, है ना, ये सब आपके किस में आते हैं? कालवाचक में आते हैं। और स्थान में होता है तब क्या होता है? यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, इधर आपके होते हैं। दिशा में क्या होता है? इधर, उधर, दूर, परे, अलग, बगल, दाएं, बाएं, ये होते हैं दिशा में। और रीत में क्या होते हैं? प्रकार, निश्चय, कारण निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेधात्मक, ये आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। पुल्लिंग इनमें से कौन सा है? तो देखो यहाँ पर देख, चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, आहार कैसा है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डी नंबर जिसका भी ऑप्शन है पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी आप अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछे तो आपका जवाब कैसा और कैसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहत कैसी है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और रंगत यहाँ पर कैसी है तो स्त्रीलिंग, लेकिन आहार कैसा है, क्योंकि आहार कैसी नहीं बोल सकते हो, आहार कैसा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? एक वचन हो जाएगा। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा एक वचन। जैसे गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक, ये सभी आपके एक वचन में होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, इसमें से पूछा है कौन सा काल है। मतलब वही हम आपसे बोले कि यहाँ पर क्या आई है या नहीं, आप क्लियर नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल है। क्या है? संभव है आपका वर्तमान, संभव वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। देखो संदिग्ध में क्या होता है? वह पढ़ता होगा, है ना। क्या अगर हम आपसे बोले संदिग्ध क्या है? जैसे मान लो वह पढ़ता होगा, होगा शब्द आपका हुआ है। तात्कालिक जैसे आपका होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये तात्कालिक होता है। सामान्य वर्तमान का जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये सामान्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं कौन सा कारक है? चलिए, तो अलग हो रहे हैं और अलग होने की दिशा में हमेशा आपको पता है कि आपका क्या होता है? अपादान कारक आपका होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक? 96 नंबर का जवाब देना है। देखो यहाँ पर दिया है कौन सा? उसने टेढ़ी चाल चली। यहाँ पर जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका कर्ता कारक, क्योंकि फोकस किस में हो रहा है? फोकस हो रहा है उसने में, और उसने क्या है यहाँ पर एक करता है, क्योंकि अदर चीज तो आपको लगा ही नहीं है, ने के ये शब्द तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फोकस किस में हो गया है? ऑप्शन हो गया ए नंबर, मतलब उसने, और उसने क्या है? करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है अंगीठी का तत्सम क्या होता है? चलिए लॉक करिए जल्दी से क्वेश्चन का, यहाँ पर आंसर दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते ही जवाब आना चाहिए। जबकि देखा जाए काफी लोगों ने अपना जवाब बिल्कुल दे दिया है और इंतजार कर रहे हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बहुत ही जवाब अच्छा है। यहाँ पर हो जाएगा अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है? अग्निष्ठिका। इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तो देखो तद्भव शब्द आप तो होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप आपके होते हैं। यहाँ पर जो निडर दिया गया है, क्या निडर जो दिया है ये आपका क्या है? तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता क्या है? इसका तत्सम कोई बताएगा निडर का तत्सम क्या बनता है? याद है? अगर किसी को याद है तो जल्दी से जवाब दीजिए कि निडर का तत्सम क्या बनता है। निडर का तत्सम आपको बताना है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा निर्धन। क्या होता है? निर्धर। इसका जो होता है निर्धर होता है। क्या होता है? निर्धर होता है। याद रखिए इसका तत्सम होता है निर्धर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताइए। उपसर्ग से संबंधित सूत्र, इसके पहले आपने पढ़ा है या नहीं कभी पढ़ा है? याद रखिए उपसर्ग का भी सूत्र होता है। क्या होता है? प्रादया। क्या होता है? प्रादया उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। मतलब जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि
शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक में जो प्रत्यय पूछा गया है ना, और प्रत्यय भी क्या है आपका यहाँ पर शब्दांश है। वैज्ञानिक एक शब्द आपका आ गया ना, तो देखो देखते ही आप लोग जवाब दे रहे हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फास्ट तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, और हम भी काफ़ी स्पीड में पढ़ा भी रहे हैं, जबकि देख सकते हैं कि आप लोगों का टैलेंट और आप लोगों की मेहनत इतनी अच्छी है कि आप लोग पहले ही जवाब आप देख के यहाँ पर स्टाफ भी हो जाते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। अगला क्वेश्चन दीजिए, आविर्भाव का विपरीत शब्द आपको बताना है। आविर्भाव, देखो आविर्भाव यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा तिरोभाव, है ना। आविर्भाव क्या होता है, तिरोभाव, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर। ये तो क्वेश्चन आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है गुण शब्द का विलोम। देखो अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो दोष होना अनिवार्य है ना। कोई व्यक्ति में या कोई चैनल में अगर गुण मिलते हैं, या कोई पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव जरूर होता है, या नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एक दूसरे की क्या है विलोम, यहाँ पर गुण का होता है दोष, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। क्लियर हो गया है ना। यहाँ पर अगर पूछे ग्रस्त का विलोम तो संन्यास होता है, और गुणा का विलोम भाग होता है। देखो गुणा का जो होता है क्या होता है, भाग होता है, लेकिन ग्रस्त का विलोम पूछे तो क्या होता है आपका यहाँ पर संन्यास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं और नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि एग्जाम में एक नंबर के कारण ही रोना पड़ जाता है कभी कभी। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो आकाश का पर्यायवाची गगन होता है, नभ होता है और आपका अंबर होता है, बल्कि अवन जो आपका दिया है अवन होता है धरती, है ना। क्या होता है, धरती होता है, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए 104 नंबर में दूध का पर्यायवाची नहीं है ना। जब कभी भी क्वेश्चन को कठिन करना होता है तो उसमें नहीं शब्द लगा देते हैं, जैसे कि विलोम शब्द या पर्यायवाची में नहीं लगाने, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन को कठिन करने का प्रयास किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है। आ रहा है ऑप्शन डी अमी। अमी होता है अमृत का, है ना। सब लोगों का जवाब आ चुका है, बहुत अच्छे बेहतरीन। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, अमी अमृत का होता है। अगला है अंबर का अर्थ आकाश होता है, लेकिन अंबर का अन्य एक अर्थ और भी होता है। देखो एक अंबर का मतलब आकाश होता है, लेकिन एक अंबर का अर्थ क्या हो जाएगा, एक अंबर का अर्थ और भी होता है। क्या होता है आपका, वस्त्र होता है। क्या होता है, वस्त्र होता है। याद रखिएगा कि इसके अनेकार्थी होते हैं, ठीक है। इसके अनेकार्थी होते हैं वस्त्र, कपास, एक इत्र, अब्रक, एक नजर, ये आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर पानी के अनेकार्थी में कौन कौन से आपके होते हैं। पानी के अनेकार्थक में हम लोग यूज कर सकते हैं इज्जत और जल और आपका चमक, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। मोती मानुष चून, ये देख सकते हैं मोती मानुष चून आपके दिए हैं, लेकिन पंख इसका अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सही अर्थ वाला युग्म आपको कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा सही अर्थ वाला, कह रहा है आकार, आकर और आपका आकार, है ना। यहाँ पर 107 वाले में देखो यहाँ पर आकर मतलब होता है यहाँ पर खान, और आकार मतलब होता है आकृति। मतलब पहला ही जवाब यहाँ पर आपका मिल चुका है बिल्कुल जवाब, क्योंकि कुल मतलब होता है वंश, है ना, और किनारा। निर्झर और निर्जर मतलब होता है देवता और झरना, और सर मतलब होता है बाण और तालाब, जो कि यहाँ पर ऐसा दिया नहीं गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या है। देखो अब्ज का अर्थ क्या होता है कमल, लेकिन अब्द का अर्थ आपको पूछा गया है। तो याद रखिए अब्द का अर्थ होता है बादल। क्या होता है, बादल होता है। याद रखिए बादल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको बताना है। यहाँ पर दिया है अल्पहारी, और अल्पहारी किसे कहते हैं। अल्पहारी याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल जवाब है यहाँ पर, हम लोग लॉक कर देते हैं। जो कम खाता हो, जो कम खाता हो, जो कम खाता है उसे हम बोलते हैं अल्पहारी कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे ये पूछे कि फलाहारी किसे कहते हैं, फलाहारी किसे कहते हैं, फलाहारी कहते हैं जो फल खाता हो, जो फल खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फलाहारी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं। चलिए लॉक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर जवाब को सही किया है। अनुगामी होता है, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगामी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। यहाँ पर सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बताया है कि कुछ चीज़ें इनको रट लीजिएगा ताकि अपने मेमोरी में इतना प्रेशर मत दें, ताकि 5G की तरह आपका हैंग हो जाए। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ईजी होती हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं मेमोरी में फोकस न करें या प्रेशर न दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इत धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो अगर आपको याद हो, हमने बताया होगा कि जब या दिया हो, वा दिया हो, रा दिया हो, इसके पहले अगर आधा शब्द लग जाए
तो यहाँ पर क्या बनता है, आधा शब्द वाला आपका होता है यण संधि, है ना। देखो आप लोगों को याद था इसलिए आपने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है, यण संधि आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। चलिए समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, अलग करना है ना। और जब अलग की बात करते हैं तो यहाँ पर विग्रह कहते हैं, क्या बोलते हैं, विग्रह कहा जाता है। याद रखिए वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और अलगाव को विच्छेद कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है समास के अलग करने को तो विग्रह कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है राजकुमार में कौन सा समास है। उम्मीद हम सभी से रखते हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं उम्मीद सभी से रखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चाहे आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर नए हैं तो आप सभी का चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो भी आप देखते चलें, ठीक है ना। अगर आप बहुत वीक हैं तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। चलिए राजकुमार में कौन सा समास है, राजा का कुमार का मतलब संबंध हो गया, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष अर्थात संबंध तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया गया है। चलिए देख लेते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। एक पहचान में बताया था और, है ना, एक पहचान में बताया था जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों, कि कैसे जुड़े हों आपके, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। चलिए शुद्ध वाक्य देख लेना है। पहला दिया है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। चलिए मैंने 3 कुर्सियां खरीदी तो आपका जवाब पहला यहाँ पर सही दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी हमको दूसरे ऑप्शन को देखना है। यार मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। देखो यहाँ पर होता है मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव, क्या अनेक आपका होता है, अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर दिया है दादी का प्राण निकल गया। तो देखिए दादी के प्राण निकल गए, क्या होता है शुद्ध, दादी के प्राण निकल गए, ठीक है ना। इसका शुद्ध ये होगा 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो देखो 4 आदमियों के लिए क्या होता है, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, इसका ये शुद्ध होगा। तो इसका मतलब है ये पहला ये ऑप्शन इसका क्या था, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य आपको छांटना है। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए सही वाक्य आपको छांटना है। चलिए छांट लीजिए, अगर आप लोग छांट पा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर दिया गया है तुम तो आपका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप दिया है तो तुम का प्रयोग हम कतई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जाओ दिया है ना। लेकिन अगर हम देखें आप निसंकोच चले जाइए तो ऑप्शन यहाँ पर सी पर फोकस करें, आपका जवाब हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। सहृदय ये है आपके सामाजिक, ठीक है, सामाजिक है और आपके साधारणीकरण है। यह अवधारणा आपकी है रस संप्रदाय से। किससे है, रस संप्रदाय से। याद रखिएगा कि जो आपकी सहृदय हो या सामाजिक है या साधारणीकरण की जो अवधारणा है ये रस संप्रदाय से है। नया क्वेश्चन है तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है। टाइम टेबल आपको तो यहाँ पर फिक्स है तो आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग टाइम टेबल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम डेली का डेली कुछ ना कुछ आपको नया ही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं इस चीज़ पर भी फोकस किया करें, ठीक है। इस चीज़ पर जरूर फोकस किया करें कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, और जो गलती हो उस पर अच्छे से गहनता से अध्ययन करें, चाहे किताबों से, चाहे यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी, ठीक है। चलिए करुण रस का स्थायी भाव आ चुका है। चलिए हम लॉक कर देते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। वहीं पर अगर आप आपसे पूछे कि वीर रस का होता है उत्साह होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का क्या होता है, तो रति होता है। और हास्य रस का होता है क्या होता है, तो आपका हास हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक। देखिए फिर से पढ़िए, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखो कम से फिर आपको अधिक जाना है, कम से अधिक जाना है। देखो हमने आपको पढ़ाया है आपका अलंकार, ठीक है, और आपको पढ़ाया छंद। अगर वीडियो नहीं देखा है तो पढ़िएगा। हमने छंद वाले में बताया था इंद वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। क्या इंद वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। इंद वज्रा में 11 वर्ण होते हैं और बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं। बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। और आपके मंद क्रांता में होते हैं आपके 17 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। और आपके शार्दुल विक्रीडित में होते हैं 19 वर्ण होते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर 11, 14, 17 और 19 का क्रम आपका बनता है इन वाले ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो आपका कम से अधिक आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि अवधि शिला का उर पर था गर्वभार, तिल तिल काट रही थी द्रगजल धार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद इनमें से कौन है? बताइए इनमें से कौन हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे तो देखो अगर मात्रा करेंगे तो मात्रा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका है बरवे है, क्या है भाई? बरवे है। मतलब बरवे में देखा जाए तो ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण आपका कौन है? तो एक ये आपका दिया गया है और एक आपको ये दिया गया है, तो ये क्या है? विषम, अर्थात आपका पहला और तीसरा में क्या है मात्राएं? तो ये देखो बरवे जो होता है, बरवे में मात्राएं कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती है। किसमें? विषम छंद में आपकी होती हैं, विषम वाले में। और सम वाले में जो होती हैं वो आपकी 7 होती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जो आपकी भाषा है उसमें शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? चलिए अर्थालंकार का भेद नहीं है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अर्थालंकार आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा? उपमा अलंकार, अतियुक्त अलंकार और आपका रूपक दिया है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि जो आपका यमक अलंकार है ये इनमें से आपका भिन्न है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। यमक अलंकार जो आता है शब्द अलंकार में आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। मतलब अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, ये एक पूछा गया है आपसे मुहावरा है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या? इसका अर्थ निकलेगा कि अपना नुकसान खुद करना, है ना, अपना नुकसान खुद करना। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देना है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लुकुक्ति का अर्थ। बहुत हमने प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं, बहुत इतने हमने प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है कि आंख न दीदा काढ़े कसीदा। चलिए लॉक कर दीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर लॉक कर देते हैं। ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब आ चुका है 125 का ऑप्शन आ चुका है। चलिए सभी का आ गया है। चलिए बोलते हैं, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना, है ना, या भरना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो शायद पहली बार आए हैं या काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो कह रहे हैं थोड़ा और फास्ट करिए। तो भाई इतना फास्ट और भी क्या चाहिए? क्या सुपर फास्ट बन जाए? क्या चाहते हो कि अपने प्राण निछावर कर दें इस क्लास को पढ़ते पढ़ते? एक क्लास 1 घंटे की क्लास होती है, अगर इतना भी स्पीड नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगली क्लास कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इतना भी आगे ना बढ़ाइए कि आपको भी ना समझ पाए, समझ में आए और ना ही हमें समझ में आए। ठीक है, चलिए बताइए हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन हो जाएगा? जवाब यहाँ पर 126 नंबर में आ चुका है। 126 नंबर आ चुका है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, पृथ्वीराज रासो। याद रखिए कि पृथ्वीराज रासो जो आपका है ये प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। और कवि कौन है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है ना, जो कि आपके जीवन आधारित किस पर है? तो आपके पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आपका आधारित है। ठीक है ना, और इसमें देखा जाए तो आपके वीर रस कौन सा है? वीर रस इसमें से पूर्ण से कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ आपका महाकाव्य वीर रस से। अगला है सूरदास की गुरु पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबका जवाब आना चाहिए कि सूरदास की गुरु कौन थे? सूरदास की गुरु चलिए भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के थे। और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थे आपके बल्लभाचार्य। ऑप्शन सी हो जाएगा बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। हल्दी घाटी पूछा गया है और बहुत बार हमने पढ़ाया है कि श्याम नारायण पांडे। कौन? श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो आपकी श्याम नारायण पांडे आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि श्याम नारायण पांडे ने जैसे हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, ये आपकी इनकी कह सकते हैं अन्य रचनाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? और याद रखिए इसी रचना की वजह से ये हैं जो अपना नाम कमा लिए हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके हरिवंश राय बच्चन। याद रखिए मधुशाला कब आई थी? तो ये आपकी आई थी 1935 में। ठीक है, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक काव्य है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है ना, और हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। किसे हलावाद का प्रवर्तक कहा जाता है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, ये हलावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। मतलब हलावाद में 3 आपकी मिलेंगे, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइए भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनमें से कौन सी नहीं है? 130 नंबर की अगर बात करते हैं
तो यहाँ पर याद रखिए यामा के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए और वर्षी के लिए। लेकिन बुनी हुई रस्सी, क्या बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, और यह है किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब, 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। 1974 में किसे मिला था, मिट्टी की बारात के लिए, किसे, शिवमंगल सिंह सुमन के लिए, ठीक है ना। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये जो विधा है अर्थात इसमें है क्या, तो ये काव्य संग्रह है। क्या है भाई, ये एक काव्य संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए लॉक करिए। क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, बेहतरीन है। याद रखिएगा कि कथाकार मन्नू भंडारी की रचना इनमें से नहीं है। 32 का ऑप्शन, देखो यही सच है, अकेली और आपकी ये नई नौकरी। लेकिन यहाँ पर दिया है पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान किसकी है, ये मन्नू भंडारी की नहीं है, किसकी, ये है आपकी यशपाल की है। किसकी है भाई, यशपाल की है, याद रखिए यशपाल की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता अगर किसी को याद हो, जो कि हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा भी दिया है, हाँ हिंदी साहित्य में पढ़ाया है, अगर आपको याद हो कि ये उपन्यास के लेखक है संजीव, कौन है, जंगल जहाँ शुरू होता है इस उपन्यास के जो आपके हैं कौन, तो आपके संजीव हो जाएंगे। राइट आंसर आपका बनेगा टी नंबर। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे 55 खंबे लाल दीवारें की लेखक कौन है। चलिए बताइए कि 55 खंबे लाल दीवारें की लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, हम लॉक कर देते हैं। 134 नंबर का ऑप्शन आया है सी नंबर। याद रखिए उषा प्रियमदा का है। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी हैं, उषा प्रियमदा की हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। यहाँ पर बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है। 135 नंबर का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये है आपका विद्या सुंदर। क्या है आपका भाई, तो आपका विद्या सुंदर है, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यार आपसे यहाँ पर, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता, ये रेशमी टाई पूछा है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। चलिए ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल सही है, ये एकांकी संग्रह है। क्या है, एकांकी संग्रह किसका है, तो एकांकी संग्रह जो लिखा है राम कुमार वर्मा, और राम कुमार वर्मा है, राम कुमार शर्मा, राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में जो लिखा है वो किसने लिखा है, चलिए बताइए। सबसे पहले आत्मकथा जो लिखा है किसने लिखा है। 143 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो लगभग जवाब सभी के सही हैं। ये 137 नंबर। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, श्याम सुंदर दास। कौन है भाई, श्याम सुंदर दास है। सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी किसने, आपके श्याम सुंदर, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। कब लिखा था, तो आपके 1941 में लिखा था मेरी आत्मकथा, ठीक है, ये उनकी आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन दिया है, अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है। अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका, 138 नंबर। ये कहानी संग्रह है आपकी मृदुल कह सकते हैं चित्रा मुगदल की। किसकी है, चित्रा मुगदल की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं। मिर्जा गालिब का आपने नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब का नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। ये उर्दू और फारसी के महान शायर भी थे, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें दबीर उल मुल्क या कह सकते हैं नब्ज ए दौला की उपाधि भी दिया था, ठीक है। और ये थे ऑप्शन ए नंबर बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये किसके हैं, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद जो किया है वो किसने किया है। लॉक कर दीजिए जल्दी से ऑप्शन, यहाँ पर लॉक करते हैं। ऑप्शन आ चुका है 140 नंबर में डी, ये है राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, छोटे से लेके बड़े एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं इस लेखक में, अर्थात स्वर्ग की झलक और अंधी गली के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है। मुझे चांद चाहिए इसके पूछा गया है कि रचनाकार कौन है। यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा 42 नंबर में, ऑप्शन बी, ये है आपके सुरेंद्र वर्मा। कौन, सुरेंद्र वर्मा इस उपन्यासकार के रचनाकार हैं जो कि 1996 में, कब 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, सुकुल की बीवी किसकी रचना है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है।
शुक्ल की बीवी किसकी रचना है? यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। शुक्ल की बीवी रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और इनकी तो और भी रचनाएं हैं जैसे लिली, सखी, ठीक है, और आपका श्रीमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है संस्कृत के 4 अध्याय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? 144 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दिनकर जी की है। किसकी है? संस्कृत के 4 अध्याय उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है ना, ये ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं, किसकी? दिनकर जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखो अब आपसे पूछ ले गया अवरोही क्रम, तो देखो जो आपकी संध्या गीत है, क्या जो आपकी कह सकते हैं संध्या गीत है, ये 1936 में आपका प्रकाशित हुई थी। कब? 1936 में। फिर इस नीरजा जो आपकी है ये आपकी 1935 में, 1935 में। रश्मिरथी आपका था तो ये आपकी 32 में थी, 1932 में। और निहार जो आपका था वो आपके 30 में। तो 30, 32, 36 और 30, 32 और इसके बाद कौन सा है? ये 35 है। ठीक है, 35 है और ये 36 है, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जवाब आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पर बताइएगा। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक, यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सही कौन सा बन जाएगा? चलिए तो देखो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ये है आपके मोतीलाल मेनारिया। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा बी, मोतीलाल मेनारिया। आपका इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? चलिए बताइएगा कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब भी आपका मिल चुका है। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये है आपकी जानकी देवी बजाज। ठीक है, ये है आपकी हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन? जानकी देवी बजाज। इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1956 में, कब? 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन सा शीर्षक है? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुख प्रदान करती है, अर्थात प्रमुखता प्रदान करती है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने आपको बताया भी था कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि आपके 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? चलिए जवाब दीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यार आप लोग लाइक शेयर भी संख्या बढ़ा दिया करें, जैसे आप लोग जुड़ते हैं तो लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ा दिया करें। डेली आपको वही कहना पड़ रहा है कि लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए। तो भाई इतने लोग जुड़ते हैं, डेली आप पढ़ते हैं, डेली अगर आप पढ़ते हैं और फिर भी कहना पड़े तो ये तो बड़ी शर्म की बात होती है कि आप लोगों से उसी बात को बोला जाए। चलिए देखिए यहाँ पर कविता कॉमेडी के संग्रहकर्ता, जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, राम नरेश त्रिपाठी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। इसका जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए 15,000 से ज्यादा लोक गीतों का संग्रह है इसमें। ठीक है, कविता कॉमेडी में 15,000 से ज्यादा कह सकते हैं लोक गीतों का आपका संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं? देखो हमने बताया था विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी कौन सी रचना है? तो यहाँ पर याद रखिए इनके आधार पर कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा पदावली। याद रखिए विद्यापति जो आपके हैं पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं, क्योंकि पदावली की रचना जो आपकी है वो विद्यापति ने मैथिली भाषा में किया है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है पदावली की जो भाषा है कैसी है, तो मैथिली भाषा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बन जाए कौन सा आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? 56 का जवाब देना है। देखिए नए प्रकार के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया है कि हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ये आपकी बिल्कुल ईजी होती है, बस डेली का डेली रिवीजन करते रहिए। संदेश राशक पूछा गया है, जवाब भी यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है बी नंबर। याद रखिएगा संदेश राशक जो आपका एक खंड काव्य है। क्या है? ये एक खंड काव्य है जो कि आपके अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? तो आपके अब्दुल रहमान के द्वारा आपका रचित एक खंड काव्य है। ठीक है, और यह खंड काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। जिस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत को रचित किया था उसी से प्रेरित होकर अब्दुल रहमान ने संदेश राशक को रचित किया, जो कि एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? चलिए बताइएगा कि हिंदी का प्रथम महाकवि माना है जो कि चंद बरदाई को किसने माना है? 57 का जवाब यहाँ पर काफी विद्वान साथी जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर जवाब भी दे रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर, ये है आपके रामचंद्र। बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके रामचंद्र शुक्ल आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? हिंदी साहित्य के साथ साथ आपकी हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन मिलेंगे, घबराइएगा ना ही, क्योंकि हमने बताया था कि जब आपकी कोई आपकी ऐसी क्लासें होती हैं जब जिस पर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो हिंदी साहित्य के साथ साथ आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? 58 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये भी है आपकी किसकी? मीराबाई की है। याद रखिए राजस्थान के जो मेड़ता में थे राठौर वंशी रतन सिंह, इनके यहाँ 1504 में जन्मी थी मीराबाई, गिरधर गोपाल कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह जो कथन दिया गया है, कथन है किसने यह कथन दिया है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन जो दिया है ये दिया है आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, रामचंद्र शुक्ल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और आपका तीसरा क्या है? याद रखिए साधना तो आप लोग जानते हैं ना, योग साधना, तो साधना के 3 अवयव, एक है आपका कर्म, एक है आपका ज्ञान और तीसरा क्या बनेगा? तीसरा आपका है भक्ति। याद रखिएगा कि 3 आपके होते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति होते हैं साधना के। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? देखो राघव चेतन पूछा गया है कि इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो एक आपका यहाँ पर कह सकते हैं पद्मावत महाकाव्य। क्या है? पद्मावत महाकाव्य है, जिसमें से राघव चेतन द्वारा दी गई रचनाओं में से जायसी की अमृत कृति है वो आपकी पद्मावत का पात्र है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिए पद्मावत में नागमती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम है ना, प्रेम की कहानी के माध्यम से यहाँ पर एक प्रतीक बांधा गया है। ठीक है, और आपके 57 खंडों में जो आपका पद्मावत है ये कितने खंडों में? 57 खंडों में विभक्त भी आपका है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भाषा निबंध की मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? देखो भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती कह रहा है किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? ये जो आपका है कहाँ से लिया गया है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी तुलसीदास। मतलब भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ठीक है ना। और तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कैसे हैं? राम भक्ति शाखा के आपके कवि हैं। इनके और भी रचनाएं हैं जैसे वैराग्य है, संदीपनी है ना, और आपके यहाँ पर रामलला नैचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका दोहावली, ये ढेर सारी इनकी आपकी रचनाएं हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखो यहाँ पर दिया गया वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन से आपके यहाँ पर हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका जो कुंभनदास और आपके कृष्णदास ये तो आपके हैं, सूरदास और आपके परमानंद दास ये भी आपके हैं। यहाँ पर दिया नंददास और आपका चतुर्भुज दास। याद रखिएगा कि नंददास और चतुर्भुज दास वाला जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के आपके शिष्य रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर ये जो आपके नाम है ना ये आपके अष्टछाप के कवि में आपके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर बताइएगा विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सारी क्लास इसी चैनल पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नोटिफिकेशन है वो आपका जाता है सिर्फ 3 ही वीडियो को जाता है। सारी क्लासों को यहाँ पर जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कोई लोग जुड़ेगा नहीं। इस कारण से आपने तीनों ही चैनल पर यहाँ पर क्लासें आपकी दी जा रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 क्लासें ही आपकी नोटिफिकेशन आपके पास मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपसे बोल दिया जा रहा है तो आप तीनों चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है और पढ़ने के लिए तो बहुत ही आपकी समस्या है कि आप लोग रूम से या कहीं कोचिंग जाते हैं, कुछ भी जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना बोला जाए कि जहाँ पर आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया था कौन सा विज्ञान गीता के रचयिता? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 64 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है आपके केशव दास की। ठीक है, जो लोग यहाँ पर नए हैं उनका वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। केशव दास की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी रचनाएं हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं आपकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? बताइए भाई, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? हमने आपको बताया भी है और पढ़ाया भी है, ये है आपकी रसलीन की पंक्ति है। किसकी है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रसलीन की पंक्ति है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखो अगर आपने हिंदी साहित्य के जो आपके थ्योरी वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखा है तो थ्योरी वाली क्लासें आप जरूर देखिएगा, और हमने यहाँ पर पढ़ा भी दिया है, पंक्ति रिलेटेड सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जरूर देखें।
याद रखिए निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है, यहाँ पर देखो नहीं दिया गया है, लेकिन काफी लोग यहाँ पर जवाब बस तुक्का मारते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपके रीत मुक्त में बोधा आते हैं, आलम आते हैं, ठाकुर आते हैं, लेकिन सेनापति इनमें से नहीं है, तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिएगा ये रीतबद्ध शाखा के अंतर्गत आपके आते हैं, किसमें, रीतबद्ध शाखा के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास की रचना आपसे पूछा गया 67 नंबर में। तो भिखारी दास की रचना है आपकी काव्य निर्णय, कौन सी है आपकी, तो काव्य निर्णय, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा भिखारी दास का नाम जो आपका है वो रीत काल के सर्वांगीण जो निरूपक कवि हैं उनमें से एक बेहतरीन का नाम है, अग्रणी नाम इनका आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है इनमें से किसका समय सबसे बाद में है, ये बताइए इनमें सबसे बाद का जो समय आता है वो किसका आया है। यहाँ पर 68 नंबर में बाद का समय आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रहीम दास, तो रहीम दास का जो समय है वो 1553 से लेके 1626 तक समय इनका आपका आता है, ठीक है। फिर आपके केशव दास का समय 1555 से 1617 तक है, घनानंद का 1689 से लेके 1739 तक, और पद्माकर का है 1753 से लेके 1833। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका समय है 1753 से लेके 1833 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ऋतु का जो वर्णन किया है ना, ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ये आपके ऋतु वर्णन के हिसाब से देखा जाए तो आपके सेनापति, ठीक है, सेनापति जो आपके हैं, है ना, सेनापति जो आपके हैं ये ब्रजभाषा के राम भक्ति कवि हैं, और इनका सर्वाधिक प्रिय अगर देखा जाए अलंकार पूछा जाए तो श्लेष अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन हमने आपको हिंदी साहित्य में बताया भी था कि सेनापति का जो सर्वाधिक प्रिय अलंकार है वो कौन सा है, तो आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। 70 नंबर का जवाब उम्मीद यहाँ पर सभी से है कि सभी लोगों का जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल जो आपका है यहाँ पर आपका भारतेंद्र युग, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर लगभग सभी ने यहाँ पर नाक बचा ली, मतलब यहाँ पर जवाब आपने बिल्कुल सही कर दिया। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा कि आप अगर रिवीजन करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ आपको जरूर नॉलेज मिलता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है। नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता पूछा गया है, और इसके याद रखिएगा कि ये है आपके गुरु भक्त सिंह। कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु भक्त सिंह है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कुतुबन की एक आपकी बहुत ही अच्छी आपकी रचना है जो कि आपकी मृगावती है ना, ये आपकी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, पुष्प की अभिलाषा पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो याद आ रहा होगा कि पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की, किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, और ये एक भारतीय आत्मा से नाम से प्रसिद्ध आपकी है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तुएं कहाँ से ली गई हैं। देखो रश्मिरथी किसकी है, दिनकर जी की है, ठीक है ना। इसकी जो कथा वस्तु है ना, इसके बारे में जो बताया गया है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से, तो आपके महाभारत से। याद रखिएगा कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति जो आपकी रश्मिरथी है इसकी कथा वस्तु कहाँ से, महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी मतलब कैसे होता है कि सूर्य के किरण रथ का सवार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। और ये आपके 7 सर्ग हैं, इसमें क्या है, तो आपके 7 सर्ग हैं, जो आपका खंड काव्य है रश्मिरथी, इसमें आपके 7 सर्ग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है। देखो हमने आपको बताया था तार सप्तक, तार सप्तक जो आपके 4 आपके सप्तक आपके प्रकाशित हो चुका है, 4 आपके हुए हैं, है ना, तार सप्तक आपके प्रकाशित हुए हैं। पहला आपका प्रकाशित हुआ था, हमने आपको बताया भी है, हिंदी साहित्य में 1943 में, ठीक है। और दूसरा आपका था 1951 में था, ठीक है, 1951 में। तीसरा जो आपका था वो 1959 में आपका था, और चौथा आपका जो था वो आपका कितना, तो 1979 में आपके थे, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन जो आपका हो जाए कौन सा, सी नंबर। जो आगे जी आपके हैं ये तार सप्तक आपके हो जाएंगे कवि, इनमें से जो तार सप्तक आपके हैं ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, ये दूसरे तार सप्तक के हैं, ठीक है। ये किसके हैं, तो आपके दूसरे तार सप्तक, ये तीनों दिए हैं ये दूसरे तार सप्तक के हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक सप्तक में 7 कवि की रचनाएं आपकी संग्रहित है। मतलब कोई भी आपका सप्तक है उसमें 7 कवि हैं जिनकी रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है।
लघु मानव, लघु मानव की अवधारणा। ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना, ये विशेषता है, ये है आपकी नई कविता की है। किसकी है? नई कविता की प्रवृत्ति है आपकी लघु मानव, ठीक है। और इस नई कविता आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो आपके प्रयागराज अर्थात आपकी इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के द्वारा आपका हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? चलिए हम जानते हैं कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते हैं, आते हैं, लेकिन देखते हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं या क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, तो आने के बाद वो लोग चले जाते हैं, है ना, कट्टी कर लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कठिन चीज़ संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। वो लोग कठिन पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं सरल सरल। यही कारण है कि एग्जाम के समय आप लोग पागल हो जाते हैं और एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगातार जुड़े रहना है, अगर कुछ करना है, तो कठिन और सरल सब कुछ पढ़िए।